हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। बैंकिंग सेशन हमारा जो चल रहा था, बैंकिंग क्लास करेंगे अभी। ठीक है, तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये आपका पेपर 2 का क्लास है। पेपर 2 दैट इज़ आपका कॉमर्स। कॉमर्स में आपका बैंकिंग का यूनिट है, जिसको अभी हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो फर्स्ट सेशन मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ये है आपका नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारा हम अभी पढ़ेंगे कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हमें बेसिकली फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करना था, तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का खुल गया है। 1 मिनट में बैंकिंग का ओपन कर लेती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कहीं भी कुछ डाउट होता है इमीडिएटली मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं कभी ना कभी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थोड़ा ऑफिस का काम की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा लेट होता है, बट रिप्लाई तो दे देती हूँ भाई सभी को। तो ये रहा बैंकिंग का हमारा क्लास। हाँ, बैंकिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलो। हमें स्टार्ट कहाँ से करना था, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, राइट। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका आता है एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट और एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो अपने नोटबुक में ये डायग्राम बना लेंगे हम लोग। डायग्राम बनाने से अच्छा मैं एक काम करती हूँ, सर्च ही कर लेती हूँ, कहीं आ जाए ऐसा। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैश मैनेजमेंट। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमारा होता है 3 टाइप्स इसका, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। पहला हो जाता है आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हो जाता है आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड लास्ट हो जाता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम लोग मनी मार्केट किसको बोलते हैं, जो कि बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म, लो रिस्की, लो रिटर्न, लो लिक्विडिटी वाला होता है, जिसमें आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड लोग अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड कैपिटल मार्केटिंग, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, हाईली लिक्विड नहीं होता है, लेस लिक्विड होता है और हाई हाई रिस्की होता है, एज वेल एज हाई रिटर्न होता है। तो मनी मार्केट के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? मनी मार्केट में आपका आता है कॉल मनी, सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। फिर हो गया नोटिस मनी, कॉल मनी को ही हम लोग नोटिस मनी बोलते हैं, ठीक है, बस दोनों का ड्यूरेशन अलग है। फिर ट्रेजरी बिल्स, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टर्म मनी, टर्म मनी। फिर आ जाएगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर्स। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है आपका? ये सब एग्जाम्पल है मनी मार्केट का। और इसमें जितना भी एग्जाम्पल्स लिखा है हमने, ये सबका सब याद रखेंगे। लो रिस्की, लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन, लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन मीन्स आपका बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है ये सब का सब। और लेस लिक्विडिटी होता है, लेस लिक्विडिटी होता है, और साथ ही साथ लोअर रिटर्न होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मनी मार्केट का फीचर्स। अब आते हैं हम लोग कैपिटल मार्केटिंग में। कैपिटल मार्केटिंग में क्या क्या आ सकता है आपका? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? कैपिटल मार्केटिंग का। कैपिटल मार्केटिंग क्या होता है? कैपिटल मार्केटिंग आपका लॉन्ग टर्म होता है, मतलब मोर देन अ ईयर। ठीक है, आपका ये लेस लिक्विड होता है लॉन्ग टर्म होने की वजह से। इसमें आपको हाई रिटर्न मिलता है, हाई रिटर्न की वजह से दिस इज हाई रिस्की, हाई रिस्की। ठीक है, और हाइब्रिड में हो गया आपका वारंट्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर,
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, DEBENTURES, डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और साथ ही साथ उसके तीन आपके बाइफर्केशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट में ये सारे ऑप्शंस हो गए आपके जो एग्जांपल्स है, कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है। अब हम सबको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन मनी मार्केट से। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मनी मार्केट जो होता है ये वो सिक्योरिटीज होता है जिसमें हमें लार्ज अमाउंट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लो कॉस्ट ऑफ रिटर्न हमें मिल पाता है। इसमें शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जनरली आपका एक हफ्ता का भी होता है इसमें। तो याद रखना, इसमें आपका वीक्स के बेसिस पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इवन मंथ के बेसिस पे भी होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फ्यू डेज एंड ओवरनाइट के लिए भी होता है, फ्यू डेज एंड ओवरनाइट के लिए भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये फिनेंशियल नीड, अब जैसे कि इतने छोटे ड्यूरेशन का है तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि ये आपका इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हो गया, इमरजेंसी नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है, एंड अपना इमरजेंसी नीड को एकदम आराम से फुलफिल कर देता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग मनी मार्केट में स्टार्ट करेंगे आपका, एक मिनट, हाँ, मनी मार्केट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका ये से, मनी मार्केट का तो सारा फीचर्स मैंने आपको बता दिया है। मनी मार्केट में हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉल मनी से एंड नोटिस मनी से, ठीक है। जो आपका फर्स्ट है यहाँ पे कॉल मनी एंड नोटिस मनी, तो सब अपने नोटबुक में लिख लो। दिस इज कॉल मनी, जिसको हम लोग नोटिस मनी भी बोलते हैं, नोटिस मनी, कॉल मनी, नोटिस मनी, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी जो होता है ये आपका बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, दिस इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो, जब भी यहाँ पे जो मनी बोरोड होता है ये आपका कभी भी अगर लेंट होगा मनी फॉर अ डे, मतलब एक दिन के लिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हो फॉर ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट। तो एक दिन या फिर ओवरनाइट के लिए होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हम कॉल मनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉल मनी। इसको मैंने याद रखने का एक ट्रिक आपको बताया था कि हम किसी को कॉल करेंगे तो हम ज्यादा देर तक नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेट्स से हम ओवरनाइट बात करते हैं या फिर एक दिन के लिए बस बात करते हैं, सो दैट इज अ कॉल मनी। कॉल मनी जो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, दैट इज अ कॉल मनी, ठीक है। और इसमें इसमें एक चीज याद रखना, इसमें हॉलीडेज नहीं आता है, ठीक है, हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड। जैसे जो आपका नेशनल हॉलीडेज हुआ, हॉलीडेज एंड संडेज, हॉलीडेज एंड संडेज आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, वो नहीं आएगा। अब जैसे कि मान लो कि 1 अक्टूबर को आपने मनी बोरो किया, ठीक है, यू बोरोड द मनी। टिपिकली क्या होना चाहिए, ओवरनाइट के हिसाब से आपको सेकेंड को इसको रिटर्न कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बेसिकली। बट कॉल मनी के हिसाब से आपने यहाँ पे बोरो किया, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर होगा, तो आप यहाँ नहीं रिटर्न करोगे। आप टिपिकली किस दिन रिटर्न करोगे, आप 3 अक्टूबर को रिटर्न करोगे, ठीक है, आप 3 अक्टूबर को रिटर्न करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या समझ में आया आपको कि हम यहाँ पे ये छुट्टी वाला दिन को कंसिडर नहीं करते हैं। या फिर मान लो ये संडे होता, संडे होता है, 2 अक्टूबर नहीं होके मान लो कोई भी सेकेंड ऑफ द मंथ है जिस दिन संडे है, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे एंड नेक्स्ट डे होगा रीपेमेंट, नेक्स्ट डे आपका रीपेमेंट वाला डे माना जाएगा, ठीक है, एज पर कॉल मनी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। जब कभी भी मनी मोर देन अ डे होगा आपका, ये मोर देन अ डे, ठीक है, मतलब एक दिन से ज्यादा बोरो कर रहे हो आप मनी, मोर देन अ डे मतलब एक दिन से ज्यादा, या फिर एक दिन से ज्यादा तो है लेकिन अप टू 14 डेज ओनली, अप टू 14 डेज ओनली, तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे नोटिस मनी। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नोटिस मनी, ठीक है।
दोनों टर्म्स को याद रखना है, कब हम कॉल मनी बोलेंगे, कब हम नोटिस मनी बोलेंगे बोलेंगे ये याद रखना। नोटिस से ये याद रख सकते हो आप, जब हम किसी को नोटिस देते हैं तो उस चीज़ का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो हम बढ़ा करके इसको 14 डेज का कर दिया हमने। सो दिस इज कॉल्ड नोटिस मनी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोटिस मनी बोलते हैं। अब जैसे एक दिन के लिए हो रहा है या फिर शॉर्ट, सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, ठीक है, तो अच्छा, नोटिस मनी को ही हम लोग टर्म मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म मनी भी इसी को ही बोलते हैं, जो कि बेसिकली आपका मोर देन अ डे एंड अप टू 14 डेज होता है। मोर देन 1 डे और 14 डेज और अप टू 14 डेज, ठीक है। अब एक चीज याद रखना आप यहाँ पे कि अब जैसे कि इतने कम ड्यूरेशन के लिए आपको दिया जा रहा है, तो क्या इसमें आपसे कोई कोलैटरल लिया जाएगा, सिक्योरिटी लिया जाएगा? नहीं, नो कोलेट्रल, नो कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी आपको नहीं देने का है, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मनी मार्केट इतना कम ड्यूरेशन का होने की वजह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, तो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो, इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो ऑन कॉल फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका मनी मार्केट जो होता है, इसमें आपका, ठीक है, बहुत ही कम होता है इसका आपका क्या इंटरेस्ट रेट जो है बहुत कम होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जब भी इंटर बैंक कॉल मनी को यूज करती है, देखो कॉल मनी यूज करता कौन है? कॉल मनी जब से सबसे कम ड्यूरेशन के लिए होता है, जो यूज करती है वो आपका बैंक यूज करती है। जब आपका बैंक टू बैंक मनी चाहिए होता है, एक बैंक को दूसरे बैंक से मनी लेने का होता है, तब आपका बेसिकली कॉल मनी यूज किया जाता है। बैंक टू बैंक जब ट्रांजैक्शन चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जब इनको कुछ अपना लाइक डे टू डे एक्सपेंस को मीट करने के लिए चाहिए, तो ये सब हम लोग कॉल मनी को लेते हैं। हमेशा याद रखना ये लेस देन 15 डेज होना चाहिए, लेकिन बट शुड बी लेस देन 15 डेज, शुड बी लेस देन 15 डेज, 15 डेज, ठीक है। मतलब आपका ये होना चाहिए कि एक दिन से, एक दिन का हुआ तो कॉल मनी, 14 डेज का हुआ, 14 डेज का हुआ, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि कभी भी आप याद रखना कि जब भी, इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ, जब आपका 1 डे होगा तो दिस इज नोन एज कॉल मनी, 1 डे हुआ कॉल मनी। लेकिन 1 डे से ज्यादा और 14 डे से कम हुआ तो इसको हम लोग नोटिस मनी या फिर टर्म मनी बोलेंगे, नोटिस मनी या फिर टर्म मनी बोलेंगे, नोटिस मनी या फिर टर्म मनी। ये सब हमेशा ही लेस देन 15 डेज होगा, लेस देन 15 डेज। तो ये रहा कॉन्सेप्ट आपका कॉल मनी एंड नोटिस मनी का, ठीक है, जो आपका हमने देखा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉल मनी एंड नोटिस मनी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो अभी में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, हम लोग इसको शॉर्ट में समझते हैं। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स के बारे में जो जो हम जानते हैं वो सब तो ठीक है। ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, हाँ ठीक है। ट्रेजरी बिल्स आपका सबसे पहले आया था 1917 में। तीन इसका ड्यूरेशन, हाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख लो कि ये आपका शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होने की वजह से इसका आपका लो रिस्की होता है, लो रिस्की होने की वजह से ये लो रिटर्न है। इतना तो हमें याद हो जाना चाहिए, एकदम एकदम थस्ट बोलते हैं ना, जो एकदम याद होने जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से याद रहना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसका मेच्योरिटी डेज 91 डेज, 91 डेज हो गया। फिर 91 इंटू कितना करेंगे, 91 इंटू 2 कर सकते हैं हम लोग। 91 डेज से आप यहाँ लिख लो, ये आपका 91 डेज से 364 डेज तक का होता है। तो 91 डेज
से आपका 364 डेज, क्योंकि ये मनी मार्केट है तो कभी भी 365 नहीं जाएगा, 364 तक ही जाएगा। हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये आपका जीरो कूपन सिक्योरिटीज होता है। क्या होता है? जीरो कूपन सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही इसका कोई आपका एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस होता है। ये हमेशा इशू किया जाता है आपका डिस्काउंट में इशू होता है, बट ये रीपेमेंट होता है आपका। रीपेमेंट हमेशा जब भी होगा तब ये आपका फेस वैल्यू पे होगा। किस पे? फेस वैल्यू पे होगा रीपेमेंट। ठीक है, रीपेमेंट विल बी ऑलवेज डन ऑन द फेस वैल्यू। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ट्रेजरी बिल्स जो होता है ये हमेशा लॉट्स में इशू होता है। मिनिमम अमाउंट जो है इसका, ये हमेशा 25,000 एंड मल्टीपल ऑफ इशू होगा। ठीक है, 25,000 या फिर मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ, मतलब या तो 25,000 या फिर इसका मल्टीपल ही इशू हो सकता है। ठीक है, टी बिल्स फिर से बता रही हूँ। टी बिल्स आपका 1917 में आया था। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी होता है, लो रिस्की होता है, लो रिटर्न होता है। 91 डेज से लेकर के 364 डेज का होता है। इसको हम लोग जीरो कूपन सिक्योरिटीज बोलते हैं, जिसका मतलब है इस पर कोई सिक्योर इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। ये इशू होता है हमेशा डिस्काउंट पे, रीपेमेंट होता है हमेशा फेस वैल्यू पे, जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किया है। ट्रेजरी बिल हमेशा ही जो इशू होगा ये लॉट्स में होगा, 25,000 या फिर 25,000 का मल्टीपल में ही हम इसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि ट्रेजरी बिल्स का कुछ स्टोरीज है। अब ये आप हमारा जो प्रीवियस क्लासेस है, मतलब डिटेल क्लास है, वहां से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप टोटली कितना लिख सकते हो? 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। ठीक है, तो इसका जो स्टोरी है दैट इज आपका टी बिल्स जो है ना, पहले ऑक्शन बेसिस पे सोल्ड किया जाता था, ऑक्शन बेसिस पे। ठीक है, एंड ये 91 डेज का सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आपका लाइक 1964 में लाइक इसका रेट जो है फिक्स कर दिया गया था 4.6%। फिर आपका 182 डेज का ट्रेजरी बिल्स आया 1986 में ऑक्शन बेसिस पे। अगर आपको ये सब लिखना हो आप लिख सकते हो याद करने के बेसिस पे कि 91 डेज का सबसे पहले कितना किस में आया था? 1950 में आया था, जहां पे आपका ऑक्शन बेसिस पे सेल होता था। फिर 182 डेज का आया था आपका 1986 में, हाँ 1986 में आया था आपका 182 डेज का। फिर 91 डेज का ना ये कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया था। फिर इसको लाया गया था जनवरी 1993 में। ठीक है, उसके बाद 14 डेज का भी टी बिल्स आया था, बट ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। 14 डेज का अगर आपको लगता है कभी एग्जाम में पूछेगा कि 14 डेज का टी बिल्स था या नहीं था, कभी 14 डेज का बिल्कुल था, बट ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एंड अभी जो फाइनल है, ठीक है, अभी जो फाइनल है वो यही नंबर से मेच्योरिटी टी बिल्स का 91 डेज और लाइक 182 डेज एंड 364 डेज। ठीक है, 364 डेज आप यहाँ लिख सकते हो। 41 डेज एंड 182 डेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था पहले, बट फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया एंड अभी फाइनल जो मैंने आपको बताया वो है। ठीक है, तो ये रहा टी बिल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जिसको आप समझ गए होंगे आई बिलीव। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? आपको पता है कि ये मनी मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग टी बिल्स में भी कौन कौन लाइक इन मीन्स इन्वेस्ट कर सकता है वो समझ सकते हो आप। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, दैट इज आपका इंटर बैंक टर्म मनी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दिस इज ऑल्सो इंटर बैंक टर्म मनी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये आपका बियॉन्ड 14 डेज होता है। जो आपका मेच्योरिटी डेट बियॉन्ड 14 डेज, इसको कॉल मनी, नोटिस मनी के जैसा ही हम लोग ट्रीट करते हैं। ये आपका बियॉन्ड 14 डेज ही होगा। ठीक है, तो हमने इसमें से कौन कौन सा कवर कर लिया है अभी तक? अभी तक हमारी कवरेज किसकी किसकी हो चुकी है ये वाला देख लेते हैं। कॉल मनी हम लोग समझ चुके हैं, नोटिस मनी समझ चुके हैं, ट्रेजरी बिल समझ चुके हैं एंड टर्म मनी समझ चुके हैं। इसमें से सबसे जो अलग नंबर था ये 25,000 और इसका मल्टीपल हम कर सकते हैं ये इशू। ठीक है, बाकी सब तो आप जान गए कि ये आपका 1 डे के लिए होता है। ये आपका 1 डे से लेकर के 14, 1 डे से ज्यादा। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो टिल 14, मतलब सब 15 से कम ही होगा। अब हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? क्या चीज का सर्टिफिकेट है? डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है। नाम से हम समझेंगे ना तो हमारे लिए ना एक्सप्लेनेशन पार्ट ईजी हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट देते हैं हम किसी को, सर्टिफिकेट का तो मतलब जानते हो, सर्टिफिकेट किसका है? डिपॉजिट का है। किसका है? डिपॉजिट का है। तो दिस इज अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो ये आपका एक नेगोशिएबल मार्केट होता है।
क्या होता है? नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? नेगोशिएबल वर्ड जहां भी देखोगे ना, इसका मतलब होता है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसफर हम कर सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, चेक होता है, चेक रहता है, ठीक है। ये चेक को यहाँ पे साइन किया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। इसको जैसे ये आज राम को मिला, इसको अब इशू कराना है तो ये किसी और को, अपने फ्रेंड को देके इशू करा सकता है। अगर इसको टाइम नहीं है तो ये किसी और को दे करके इशू करा सकता है। तो दिस चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यस, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो। उसी तरीके से आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट इज सीओडी आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये इशू किया जाता है, ये दिस इज ऑल्सो अ प्रोमिसरी नोट, ठीक है, प्रोमिसरी नोट, जो बेसिकली कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इशू किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस इज ओनली इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है, एज अमेंडेड टाइम टू टाइम। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ना, ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में एक आपका डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी के अकॉर्डिंग से सारा कुछ मेंशन रहता है। ये अब जैसे कि आपने ट्रेजरी बिल्स का समझा था कि 25,000 या उसका मल्टीपल का होता है, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका 5 लाख या फिर 5 लाख और इसका मल्टीपल हो सकता है, या फिर देयर आफ्टर, मल्टीपल और देयर आफ्टर। मतलब ये 5 लाख से ही स्टार्ट होगा, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 5 लाख से स्टार्ट होगा। मतलब अगर आपके पास 5 लाख रुपया है और अगर आप वो 5 लाख रुपया को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आराम से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का अगर हम बात करें मेच्योरिटी का, टेन्योरिटी का, तो ये आपका 7 डेज से 1 साल तक जाएगा। 1 साल में कितना हम लेंगे? 364 डेज ही लेंगे, क्योंकि हमारा ये मनी मार्केट है जो 364 डेज मतलब 1 ईयर से कम का होता है। तो बेसिकली ये 7 डेज से लेकर के 1 साल तक में जा सकता है, ठीक है। लेस देन 7 नहीं होना चाहिए, याद रखना, शुड नॉट बी लेस देन 7। ये पॉइंट याद रखना कि लेस देन 7 नहीं होना चाहिए। 7 दिन से लेकर के 1 साल से कम दैट इज 364 डेज तक होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ना हम T+1 का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। T+1 का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो। T रिप्रेजेंट करता है जिस दिन को आपने क्या किया है, आपने अपना पैसा का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, एंड प्लस 1 दिन उसका सेटलमेंट का लगता है, वो होता है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये चीज, ये पॉइंट याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई इशू कर सकती है। तो अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि क्या बैंक इशू कर सकती है, तो बिल्कुल उस आंसर को रॉन्ग कर देना, क्योंकि बैंक्स आर नॉट अलाउड, बैंक्स आर नॉट अलाउड, बैंक्स अलाउड ही नहीं है टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। जब तक इसको परमिशन नहीं मिलेगी, इफ परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन इट्स फाइन, बट जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं। तो अल्टीमेटली कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा, ये चीज क्लियर है। तो बैंक्स आर नॉट अलाउड टू ग्रांट सीडीज until and unless, until and unless, until and unless permitted by RBI, ठीक है, क्लियर है, आरबीआई, ठीक है, क्लियर है। ये सारा जनरल पॉइंट्स था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में। अब आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से जैसे कि याद रखना, मान लो ये एक पर्सन है, इसके पास कितना रुपया है? 5 लाख का रुपया है। ये क्या करेगा? ये 5 लाख रुपया को लेके जाएगा बैंक, बैंक विजिट किया इसने, बैंक को बताया कि बैंक आई हैव 5 लाख रुपीज, मुझे अच्छा अमाउंट में इसको डिपॉजिट करना है ताकि एक ड्यूरेशन के बाद मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके। तो बैंक बोले क्या? ओके, डोंट वरी, वी हैव द ऑप्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तुम एक काम करो, हमें ये सारा पैसा दे दो और तुम्हारा ये सारा पैसा हमारे पास लॉक हो जाएगा फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर। एंड जैसे ही लेस देन 1 ईयर आपका मेच्योरिटी कंप्लीट होगा, यू कैन टेक इट।
और ये बोलेगा कि आप मुझे इन रिटर्न क्या दोगे, मेरा इतना हैवी अमाउंट है, मैं आपको दूंगा, डोंट नो, आप बाद में मुकर जाओ। तो बैंक बोलेगा डोंट वरी, आई हैव अ ऑप्शन, मैं आपको क्या दूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दूंगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा कि आपने 5 लाख रुपए दिए हैं, आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, आपका मेच्योरिटी का डेट कितना होगा। मेच्योरिटी का डेट पे सिर्फ ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेके आ जाना, यहाँ जो भी बैठा होगा आपको आपका हिसाब किताब के लायक आपको आपका पैसा दे देगा। तो ये रहता है स्टोरी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, जो बेसिकली 7 दिन से ज्यादा लेकिन 364 डेज मतलब 1 साल से कम का होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एक चीज याद रखना, इसमें जो लिमिट होता है दैट इज ऑफ 5 लाख या फिर 5 लाख का मल्टीपल ही जाएगा। ठीक है, 5 लाख या 5 लाख का मल्टीपल। 7 डेज से कम शुड नॉट बी और लेस देन 7 डेज से कम नहीं होना चाहिए। 7 डेज से लेकर के 1 साल, क्या मैंने 7 डेज से कम का बोला था इससे पहले? नहीं, अगर बोला है तो गलत कर दिया है मैंने। 7 दिन से लेकर के 1 साल से कम का होना चाहिए। ठीक है, 1 साल से कम का होना चाहिए। अब देखो, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक होता है फिक्स डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक हो जाता है फिक्स डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को तो लेकर के हम लोग क्लियर है, जो चीज अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म होता है, ये समझ में आ गया हमें। शॉर्ट टर्म मतलब आपका 7 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम। ठीक है, इसमें आपका एक लिमिट है, 5 लाख का लिमिट है या फिर इसका मल्टीपल। अब इसमें आप ये देखोगे कि ये हमेशा ही इशू किया जाता है आरबीआई की तरफ से, जैसे कि हमने पढ़ लिया है, और इस पर आप कोई भी आपका डिपॉजिट के अगेंस्ट यू आर नॉट अलाउड टू टेक लोन्स। आपने डिपॉजिट किया, अब उसके बेसिस पे आप लोन्स नहीं ले सकते हो। बट एफडी में क्या होता है, एफडी जो है इसमें ये तो आपका सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म का होता है, अलग अलग एफडी होता है, राइट, मतलब ये 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। नेक्स्ट बात कि हमारा जैसे यहाँ पे 5 लाख का है, तो आपका बैंक का वेरी करता है, बैंक का अलग अलग अमाउंट होता है, एफडी का वेरी करता है। बेसिकली आपका इसमें 1000 से भी अमाउंट स्टार्ट हो सकता है डिपॉजिट का। ये आपका आरबीआई की तरफ से होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देर इज नो सच थिंग कि सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है। यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी लोन्स, यहाँ पे आप लोन ले सकते हो एफडीआई के अगेंस्ट में, एफडी के अगेंस्ट में, सॉरी, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में यू आर अलाउड टू टेक लोन्स। समझ में आ गया? फिक्स डिपॉजिट एफडी कराते हैं ना शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, तो आप बोलते हो ना कि मेरी एक एफडी है, मैं आपको उसको तुड़वा के आपको पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो दिस इज आपका ध्यान रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका शॉर्ट टर्म होता है, 7 दिन से कम, बट 1 साल से, सॉरी, 7 दिन से ज्यादा का बट 1 साल से कम का। 5 लाख इसका मिनिमम लिमिट हुआ, ये आरबीआई की तरफ से होता है, इसमें लोन्स आप नहीं ले सकते हो इसके अगेंस्ट में। एफडी की बात करूँ तो एफडी लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज्यादा का होगा, ये वेरी करता है, इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, जैसे कि 1000 से स्टार्ट होता है नॉर्मली। आरबीआई तो यहाँ पे था इसको इशू करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोन ले सकते हो अपना एफडी के अगेंस्ट में। यू आर अलाउड टू टेक लोन्स, यू आर अलाउड टू टेक लोन्स अगेंस्ट ऑफ योर एफडी, आप लोन ले सकते हो। अब इसमें से हमने देखा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं, जो बेसिकली आपका, हाँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 5 लाख या फिर इसका मल्टीपल। अब हम आते हैं कमर्शियल पेपर पे। कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल, COMMERCIAL, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर भी आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1990 में, 1990 में। अब देखो, कमर्शियल पेपर भी एक तरीके का आपका प्रोमिसरी नोट है। क्या है ये एक तरीके का प्रोमिसरी नोट है, जिसके हेल्प से कोई भी बिजनेस या लार्ज कंपनी जो है अपना मॉनेटरी नीड को पूरा कर सकती है। तो बेसिकली आप यहाँ लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ प्रोमिसरी नोट, कमर्शियल पेपर इज ऑल्सो अ प्रोमिसरी नोट, जहां पे आप ये देखोगे कि कोई भी बिजनेस या फिर लार्ज कंपनी की अगर हम बात करें, बिजनेस या लार्ज कंपनी कैन fulfill can fulfill their short term financial needs, short term financial need अपना पूरा कर सकती है, financial
नीड्स अपना पूरा कर सकती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स अपना पूरा कर सकती है। ठीक है, आपका जैसे कि किसी भी कंपनी को या बिजनेस को अब फंड की रिक्वायरमेंट है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, एकदम तुरंत से, तो वो अपना कमर्शियल पेपर का यूज कर सकती है। दिस इज अ प्रोमिसरी नोट तो है, बट ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। क्या लिखा? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। कमर्शियल पेपर एक आपका नोट होता है, एक एविडेंस की जैसा वर्क करता है। दिस इज जस्ट, ये आपका इट एक्ट एज अ एविडेंस, ये आपका एक एविडेंस के जैसा वर्क करता है, ये बताते हुए कि आप का ड्यूटी मीन्स आप ऑब्लिगेटेड हो किसी को पे करने के लिए, इतना इतना अमाउंट पे करने को। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये, इसको हम अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। और साथ ही साथ कमर्शियल पेपर आर फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फ्रीली नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इसमें ऐसा कुछ अमाउंट का झमेला नहीं है, जैसे ट्रेजरी बिल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में था। ट्रेजरी बिल्स में 25,000 एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपका कितना था? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 25 नहीं, सॉरी 5 लाख था। हाँ, अब देखो ये बात ये है कि बिजनेस एंड लार्ज कंपनीज इशू कर सकती है और अपना शॉर्ट टर्म फुलफिल नीड्स को पूरा करती हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कोई कंपनी लार्ज कंपनी कैसे है ये हम कैसे पता करेंगे? मैंने क्या बोला, कोई भी लार्ज कंपनी, कोई भी लार्ज कंपनी अपना मॉनिटरी नीड को पूरा करने के लिए इशू कर सकती है आपका कमर्शियल पेपर, यही मैंने आपको बताया। बट हमें कैसे पता चलेगा वो कंपनी लार्ज कंपनी है या नहीं है? हम उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बना के रखे हैं। हम उस कंपनी का टैंजिबल नेट वर्थ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? टैंजिबल नेट वर्थ चेक करेंगे। हम देखेंगे कि क्या उसका लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से उसका टैंजिबल नेट वर्थ जो है शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, नॉट लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। शुड नॉट बी लेस देन कितना? 4 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए टैंजिबल नेटवर्थ। सेकेंड कंडीशन ये होता है कि जो उसका वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, द वर्किंग कैपिटल, द वर्किंग कैपिटल। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो उस लार्ज कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 4 करोड़, वंस अगेन नॉट बी लेस देन 4 करोड़, वंस अगेन, ठीक है, 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। बोरोइंग जो होना चाहिए उस अकाउंट, उस कंपनी का जो बोरोइंग्स हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, बोरोइंग्स जो वो मनी बोरो करते हैं, तो उनका जो बोरोइंग अकाउंट होना चाहिए वो आपका एक स्टैंडर्ड एसेट में आना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड एसेट्स में नहीं। तो अगर आपने बैंकिंग का क्लास किया है ना, तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो वेट करो, हम लोग रिविजन में उसको कर लेंगे। ठीक है, मिनिमम उसका जो क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग तो पता होगा क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया है क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। मिनिमम उस कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो उस कंपनी का मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो होना चाहिए वो आपका A2 होना चाहिए एज पर क्रिजिल, क्रिजिल A2 ऑफ क्रिजिल। ठीक है, क्रिजिल आप लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम उस कंपनी का करंट रेशियो चेक करें, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है, करंट रेशियोज अगर चेक करें तो उस कंपनी का करंट रेशियो होना चाहिए, RATIO रेशियो जो होना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है, उस कंपनी का जो करंट रेशियो होना चाहिए, ठीक है, वो आपका होना चाहिए 1.33 में, ठीक है, एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट। तो ये सारे क्राइटेरिया है जो डिसाइड करेगा वो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है, वो कंपनी लार्ज कंपनी में आती है या नहीं आती है, वो ये सब क्राइटेरिया चेक करके हम डिसाइड करते हैं। क्या वो कंपनी का नेटवर्थ जो हम चेक करेंगे वो आपका लेस देन 4 करोड़ नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 4 करोड़। वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें तो वो भी आपका नॉट बी लेस देन 4 करोड़। अगर हम बोरोइंग अकाउंट की बात करें तो सभी स्टैंडर्ड होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो A2 होना चाहिए ऑफ क्रिजिल एंड करंट रेशियो 1.33। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको बिल्कुल से याद करना पड़ेगा सो दैट आप भूल ना सको। तो कमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकती है? कमर्शियल पेपर कोई भी इशू कर सकता है जिसका ये सारा क्राइटेरिया जो है अगर फुलफिल होता है तब। ठीक है, तो कमर्शियल पेपर कोई कॉर्पोरेट या फिर प्राइमरी डीलर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब इशू कर सकता है। कमर्शियल पेपर का ड्यूरेशन कितना का होता है? कमर्शियल पेपर का अगर हम लोग मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी कमर्शियल पेपर का बेसिकली आपका मिनिमम 7 डेज तक जाएगा, मिनिमम 7 डेज तक जाएगा।
जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का था, एंड मैक्सिमम आपका 1 ईयर। लेकिन याद रखना लेस देन 1 ईयर, क्योंकि ये मनी मार्केट में आता है इस वजह से, ठीक है। और इसको क्यों इशू किया जाता है? अपना बिजनेसमैन जो होता है, लार्ज कंपनीज जो होती है, ये अपना शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इशू करती है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर 1990 में सबसे पहले आया था। ये आपका अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। किसी भी कंपनी को इशू करने से पहले ये सारी क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा, तभी पता लग पाएगा कि क्या वो इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के हेल्प से क्या वो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है या नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ रहा है कि इसमें भी आपका मनी का जो इशू करने का जो मनी है ना, इशू करने का जो मनी है, ये भी फिक्स्ड है, दैट इज 5 लाख और मल्टीपल देयर ऑफ, ठीक है। 5 लाख या फिर इसका मल्टीपल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था अभी कि नहीं होता है, बट ये देख लो होता है 5 लाख या इसका मल्टीपल। 5 लाख या फिर इसका मल्टीपल में होगा इसका इशू, ठीक है। कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी या नॉन रजिस्टर्ड, ये मीन्स आपका रेसिडेंस, एनआरआईज एंड नॉन मीन्स नॉन रेसिडेंट भी कर सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। इसमें जो कुछ भी लिमिट है सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? सेबी डिसाइड करती है। एंड ये आपका इधर ये आपका इशू हो सकता है प्रॉमिसरी नोट या फिर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स आपका कमर्शियल पेपर से कनेक्टेड था, एंड आई बिलीव आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल पेपर अलग है एंड कमर्शियल बिल्स अलग है। तो दिस इज नाउ कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स क्या होता है? कमर्शियल बिल भी आपका मनी मार्केट में ही आता है, जो कि बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट टर्म होने की वजह से ये आपको बेटर लिक्विडिटी का ऑप्शन देता है। क्या? बेटर लिक्विडिटी का ऑप्शन देता है। साथ ही साथ ये आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकता है, कैन बी ट्रांसफर की जगह मैं क्या लिख देती हूँ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, मतलब इजिली ट्रांसफर हो सकता है। कैन भी मिटा देती हूँ। दिस इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो शॉर्ट टर्म है, बेटर लिक्विडिटी है, मतलब सिंपल है कि ये हमारा इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, फुलफिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका कमर्शियल पेपर से कनेक्टेड कुछ आपका मीनिंग जो आपको समझ में आ गया होगा। तो मनी मार्केट इसके साथ हमारा ओवर होता है। सारा मनी मार्केट हमने कर लिया है, ठीक है। एंड सभी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब मनी मार्केट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको नोट्स से भी समझा देती हूँ, अगर कुछ लिखा होगा तो यहाँ से भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक बार मेरे साथ साथ आप भी बोलो ताकि आपको भी याद हो सके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स हमने मॉर्निंग में कर लिया है। मनी मार्केट लेस देन अ ईयर होता है, हाई वॉल्यूम में, मतलब हम नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, हाईली लिक्विड होता है, रिटर्न इसका कम होता है। ये आपका मोस्ट मनी मार्केट आपको फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि कॉल मनी, नोटिस मनी की बात करें तो ये आपका वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे कि 1 से अगर 14 दिन का बात करें तो आपका नोटिस मनी, इनफैक्ट अगर 14 डे का भी चाहिए, 14 दिन के लिए भी चाहिए, तो वो नोटिस मनी ही कहलाएगा। इस तरह से मैंने वहां लिखाया है कि ये कभी भी 15 दिन से कम होगा लेकिन 14 दिन का हो सकता है। 15 दिन से कम होगा बट 14 दिन का हो सकता है। अगर 1 दिन के लिए कर रहा है कोई तो वो कॉल मनी कहलाएगा। 14 दिन से लेकर के 1 साल, 14 दिन से 1 साल, ओके ओके ठीक है, चलो अच्छा होता है कि हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ गया, हाँ ये वाला। यहाँ पे आप ये जो एक साथ लिख लिया है हमने, कॉल मनी ये सब कुछ, ठीक है, ये वाला मिटा लो, इसको भी यहाँ से मिटा लो, ठीक है। आपको यहाँ से आप लिखना ये है कि अगर हम मनी इशू कर रहे हैं 14 दिन से लेकर के 1 साल तक के लिए, तो ये हमारा कहलाएगा टर्म मनी, ठीक है, ये हमारा टर्म मनी कहलाएगा। इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी देख लेती हूँ कहीं कुछ रॉन्ग करा है तो, ठीक है। मोर देन 1 डे बट अप टू 14 डेज, नहीं नहीं ये गलत लिख दिया है हमने यहाँ पे, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। 14 डे टर्म मनी क्या होता है? टर्म मनी आपका वो होगा जो आपका 14 डेज से ज्यादा,
14 डेज से ज्यादा और 1 साल से कम, 1 साल से कम, ठीक है, 14 डेज से ज्यादा 1 साल से कम हम टर्म मनी कहेंगे उसको, ठीक है। टर्म मनी, टर्म मनी अगर वेरीफाई कर ले क्या गूगल से, ठीक है देख लेते हैं। टर्म मनी, टर्म मनी, टर्म मनी, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, 2 days and 14 days term and specified return above average interest payment. 1 month to few years, शॉर्ट टर्म लिखा है एंड फ्यू ईयर्स भी लिखा है। अरे ये क्या लिख दिया, ये तो हमें और कंफ्यूज कर रहा है। चलो मैं टर्म मनी का आपको चेक करके अच्छे से बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है। अभी के लिए हमें क्या मान के चलना है, अभी के लिए जो यहाँ लिखा है वही मान के चलना है कि 14 दिन से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम टर्म मनी होता है। इंटरबैंक कॉल मनी जो होता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है जो अलाउ करता है बोरो करने के लिए एंड लेंड करने के लिए मनी इंटरबैंक रेट पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कि आपका एक प्रोमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट जो 5 लाख या उसका मल्टीपल में हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी दैट इज लेस देन 1 ईयर, टेन्योरिटी नॉट लेस देन 7 days, मतलब यहाँ पे T+1 अप्रोच को फॉलो करते हैं, 1 साल को एक्सीड नहीं करना चाहिए, बैंक अलाउड नहीं है सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू करने के लिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कमर्शियल पेपर की बात करें 1990 में आया है। कमर्शियल पेपर आपका अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो इशू करती है कोई भी लार्ज कंपनी अपने फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई भी कंपनी उठ के इशू नहीं कर सकती है कमर्शियल पेपर। अब कौन सी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है इसका क्राइटेरिया देख लो। टैंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए, 4 करोड़ या 4 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ या 4 करोड़ से ज्यादा, मतलब नॉट लेस देन 4 करोड़। कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होना चाहिए, मतलब बोरोविंग अकाउंट जो है सभी का सब स्टैंडर्ड एसेट में फॉल करना चाहिए। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो A2 होना चाहिए एज पर क्रिजिल, एज पर क्रिजिल। करंट रेशियो आपका 1.33 एज पर लेटेस्ट आपका बैलेंस शीट। कमर्शियल पेपर जो है ये आपका इशू होता है 5 लाख या फिर इसका मल्टीपल में, हर एक कोई इन्वेस्ट कर सकता है कमर्शियल पेपर में। मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मिनिमम आपका 7 days एंड मैक्सिमम आपका 1 ईयर। कमर्शियल बिल्स जो होता है ये क्या था, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल बिल की बात करें तो ये भी आपका एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करती है बिजनेस बेटर लिक्विडिटी के लिए। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफर हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है हमने सबका सब क्लियर होगा। बैंक बोरो फ्रॉम बैंक, जब बैंक बैंक से बोरो करती है कम ड्यूरेशन के लिए तो इसको हम लोग इंटर बैंक टर्म मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर बैंक टर्म मनी, याद रहेगा। जब बैंक बोरो कर रही है दूसरे बैंक से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो इसको हम लोग इंटर बैंक टर्म मनी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना वही अपना नोट्स पे, आगे हम बढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रेडिट रेटिंग की। अगर हमने जैसे कि बात कर लिया है ऑलरेडी, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, जो आपका क्रेडिट स्कोर बताता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है क्रिजिल ये सब के बारे में, जो अलाउ करता है किसी भी लाइक किसी का भी प्रोफाइल चेक करने में, ठीक है, कि कैसा उसका प्रोफाइल है, उसको हमें लाइक लोन वगैरह देना प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि वहां पे भी अभी देखा था आपने। क्रेडिट रेटिंग स्कोर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था ना। क्रेडिट रेटिंग स्कोर की अगर बात करूं तो 300 से लेकर 900 के बीच में ये लाई होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये देख लो, ये देख रहे हैं आप, एवरीथिंग एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। तो ऐसे करके हम रेटिंग चेक करते हैं बेसिकली। ओके ओके, अब मुझे समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम हो रही है। शिट, आई होप दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को ज़्यादा, बट अभी ठीक से दिख रहा होगा स्क्रीन। चलो ठीक है, ये देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट योर क्रेडिट रेटिंग।
ये क्या है, दिस इज पुअर, दिस इज एवरेज, दिस इज गुड एंड दिस इज एक्सेलेंट। ठीक है, दिस इज एक्सेलेंट। तो बेसिकली इसमें जो मार्किंग होती है ना, आप यहाँ देख सकते हो, इसमें जो मार्किंग किया जाता है ये आपका 300 से लेकर के 900 तक जाता है, 300 से लेकर के 900 तक, जो कि आपका चेक करता है क्रेडिट वर्थिनेस, किसी भी पर्सन का क्रेडिट पूरा करने का क्या उसका एलिजिबल मीन्स वो कितना उसमें क्षमता है वो हम देख सकते हैं। हाई क्रेडिट स्कोर अगर हुआ आपका तो आपके पास हाई चांसेस होते हैं लोन अप्रूवल का, वेर एज लो क्रेडिट रेटिंग होने से लो चांस होता है लोन अप्रूवल का। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 मतलब यहाँ से मान लो अगर हम लोग 700 लेके चले तो 700 से आपका गुड एंड एक्सीलेंट माना जाता है, मतलब 700 से लेकर के 900 तक आपका चलेगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन 700 से बिलो अगर होगा सो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड एंड ये बुरा होता है, बुरा माना जाता है। ठीक है, 1 से 10 का भी होता है, 1 से 10 में भी हम चेक करते हैं, जहाँ पे लो रैंक जो होता है दैट इज हमारा 10, ये आपका लो रैंक हो जाता है, वेयर एज 1 की अगर बात करें तो ये सब आपका गुड रैंक में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसी भी इंडिविजुअल का क्रेडिट रेटिंग के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिनेंशियल सिस्टम के बारे में तो आप जान चुके हैं, फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है, जो कि आपका जिसके अंदर फिनेंशियल इंटरमीडिएरीज, फिनेंशियल मार्केट ये सब कंसिडर किया जाता है। यू कैन सी ये सब क्रेडिट रेटिंग का डायग्राम है, एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे से और अगर जानना है तो आप गूगल कर लीजिएगा। फिनेंशियल सिस्टम का कुछ अब हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, इतना दूर तक आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, हाउसिंग फिनेंस क्या होता है। हाउसिंग फिनेंस, हाउसिंग फिनेंस आपने यहाँ भी देखा होगा, ये रहा यहाँ पे हाउसिंग फिनेंस। हाउसिंग फिनेंस ये एप्लीकेबल है सभी के ऊपर एक्सक्लूडिंग आरआरबी। ये दिया जाता है बेसिकली हाउसिंग मतलब आपके घर का रेनोवेशन के लिए, आपके घर का रिकंस्ट्रक्शन के लिए। आप एक नया घर अगर परचेज कर रहे हो तो आप हाउसिंग फिनेंस का हेल्प ले सकते हो। आओ इसको थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। हाउसिंग फिनेंस, HOUSING, हाउसिंग फिनेंस। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको बेसिकली अपने घर के लिए पैसे दिए जाते हैं। आपका ये जो घर है ना, ये मेरे घर है, तो इसको आपको अगर रिकंस्ट्रक्शन कराने का है, रिकंस्ट्रक्शन कराने का है, इसको आपको लाइक न्यू परचेज करने को है, या फिर आपको कोई हाउस कंस्ट्रक्शन कराने को है, कंस्ट्रक्शन कराने को है, ठीक है, रिनोवेशन कराने को है, ठीक है, रिपेयर कराने को है, तो ये सब रीजन के लिए आप यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस का हेल्प ले सकते हो। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल, दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, टू ऑल शेड्यूल्ड कंपनी, SCHEDULED, शेड्यूल्ड कंपनी सभी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज एक्सक्लूडिंग RRBs, एक्सक्लूडिंग RRB। ठीक है, RRB के लिए नहीं होता है, याद रखना ये पॉइंट। हाउसिंग फाइनेंस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ये सभी को सभी को लोन दे सकते हैं, एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ये रहा हाउसिंग लोन्स के बारे में, हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, हाउसिंग फाइनेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग फाइनेंस हो चुका है हमारा। अब हम आते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग मैं आपको यहीं से बता दूंगी, उतना लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। देखो, बिफोर 1947, 1947 से पहले, मतलब हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले
1770 में आपका सबसे पहला बैंक आया था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है जिसका? जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो याद रखेंगे, सबसे पहला बैंक जो आया था दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहला बैंक कौन सा आया था? 1947 से पहले, बिफोर 1947, 1770 में आपका सबसे पहला बैंक आया था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद ये इतना ड्यूरेशन में लिक्विडेट हो गया। लिक्विडेट होने के बाद ये 1770 है, उसके बाद आया आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया, फिर ये भी लिक्विडेट हो गया। 1791 में ये भी लिक्विडेट हो गया। फिर 1806 में, 1840 में एंड 1843 में कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास ये सब बैंक आए, जिसको रीनेम करके हम लोग 1809 में बैंक ऑफ बंगाल का हमने नाम दिया। क्या नाम दिया? बैंक ऑफ बंगाल। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, सब 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा आया, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास आया। ठीक है, ये सबको जोड़ करके रीनेम करके ये सब का नाम रखा 1809 में बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास कंबाइंड। फिर कुछ टाइम बाद इसका फिर से नाम चेंज किया गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक ऑफ बंगाल विच इज नोन एज प्रेसिडेंसी बैंक। यहाँ पे भी सेम लिखा है, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को हम प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। कंबाइंड एंड नोन एज इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नेशनलाइज्ड हो गया किसके रिकमेंडेशन पे? गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये बैंक जो है प्रेसिडेंसी बैंक, ये नेशनलाइज्ड हो गया किसके किसके कहने पर? गोरेवाला कमेटी के कहने पर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड हुआ 1921 में। देखो लिखा है 1921 में गॉट नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज एसबीआई इन 1955। मतलब ये इंपेरियल बैंक, पहले क्या बैंक था? बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सबको मिला करके इसका नाम दिया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रेसिडेंसी बैंक था। एंड उसके बाद इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद 1921 में इसको नेशनलाइज्ड किया गया एंड इसको फिर से रीनेम करके एसबीआई का नाम दिया गया 1955 में, 1955 में। ठीक है, उसके बाद देखो 1934 में आपका आरबीआई एक्ट आया है। आरबीआई एक्ट कब आया है? 34 में आरबीआई एक्ट आया है। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। 1935 में आपका ये स्टैब्लिश हुआ। आफ्टर 1947 अब देखो क्या हुआ, ये सब कब का था? प्री इंडिपेंडेंस का था। प्री इंडिपेंडेंस मतलब आरबीआई भी प्री इंडिपेंडेंस आया था। यस, आरबीआई भी प्री इंडिपेंडेंस आया था। 1935 ये एक्ट है इसका। एंड 1930 सॉरी 1930 एंड 1930 सॉरी मैंने रॉन्ग लिख दिया, 1934 में इसका एक्ट आया एंड 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ। क्लियर हुआ? अब फिर से बता रही हूँ, 1934 में इसका एक्ट आया, पहले एक्ट आ गया, फिर 1935 में ये आपका स्टैब्लिश हुआ। ओ ठीक है, स्टैब्लिश हुआ। कहाँ गया? हाँ, फिर देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, दैट इज आफ्टर 1947, 1945 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एंड आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया 1949 में। 1960 में 8 एसोसिएटेड बैंक मर्ज हुए एसबीआई के साथ, जिसको हम लोग पहले इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे। एंड 1969 में फर्स्ट बार नेशनलाइजेशन किया गया 14 बैंक का, जिसमें 1975 में आरआरबी आया, रीजनल रूरल बैंक। फिर आपका आरआरबी एक्ट उसके बाद 1975 में, 1980 में अगेन 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। 1991 में सब्सिडरी बैंक को मर्ज किया गया एसबीआई के साथ एंड एसबीआई सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया 2017 में। अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट पब्लिक बैंक, तो देखते हैं क्या नाम आता है। लार्जेस्ट पब्लिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक। ठीक है, अब क्लियर हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट बैंक कौन सा है? प्राइवेट बैंक आपका एचडीएफसी है। एचडीएफसी इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। एचडीएफसी इज द लार्जेस्ट पब्लिक बैंक। तो इसके हेल्प से आपको समझ में आ क्या होगा, कैसे बैंकिंग सेक्टर आया, कैसे क्या हुआ। बिफोर इंडिपेंडेंस आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिक्विडेट हो गया, फिर जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया, वो भी लिक्विडेट आ गया, फिर
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इसको रीनेम करके बैंक ऑफ बंगाल, जो कि एक प्रेसिडेंसी बैंक माना गया, इसी को फिर कंबाइन किया गया एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, जिसको रीनेम करके एसबीआई का नाम दे दिया गया, जो 1955 से चला आ रहा है। मतलब एसबीआई सबसे ओल्डेस्ट बैंक हुआ हमारा, एसबीआई सबसे ओल्डेस्ट बैंक हुआ जो अभी तक चल रहा है। ओल्डेस्ट होने की वजह से ये आपका साथ ही साथ लार्जेस्ट पब्लिक बैंक भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 34 में एक्ट आया, 35 में स्टैब्लिश हुआ आरबीआई, फिर आपका एसबीआई सबसे लार्जेस्ट बैंक 1991 में माना गया एंड 2017 में दिस वाज डिक्लेयर्ड एज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक 1991 में, एचडीएफसी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। फेजेस आपको मैंने बता दिया, प्री इंडिपेंडेंस क्या था, कौन सा बैंक था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ और कौन सा बैंक था, शॉर्ट में बताया गया है। अगर डिटेल्स में जाना है आप डेफिनेटली मेरा डिटेल क्लास देख सकते हो। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, ये सब हो गया, नेशनलाइजेशन भी हो गया, एसबीआई सबसे लार्जेस्ट बैंक भी बन गया, बहुत सारा बैंक उसके बाद अब नेशनलाइज्ड भी हुआ है। ठीक है, 2017 में आपका इसको लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक डिक्लेयर कर दिया गया। अब हम आते हैं लिबरलाइजेशन फेज पे, लिबरलाइजेशन फेज पे। ठीक है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ ऐसे ही बोल बोल के। लिबरलाइजेशन जो आपका 1991 में आया था, लिबरलाइजेशन कब से आया है, लिबरलाइजेशन 1991 में, हमने फर्स्ट क्लास में किया था ना, फर्स्ट पेज में। हाँ, ये लिबरलाइजेशन, ये लिबरलाइजेशन कब का है, दिस इज, पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, हाँ, दिस इज 1991, 1991। ये सब हम लोग देख चुके हैं, नेशनलाइजेशन फेज बिफोर 1955। तो लिबरलाइजेशन में बेसिकली हुआ क्या था कि आपका एक कमिटी है, दैट इज नारासिम्हम कमिटी, एम नारासिम्हम कमिटी। तो एक बार जब बैंक जब स्टैब्लिश हो गया अच्छा से सारा कुछ, तो अब हम लोग रेगुलरली मॉनिटरिंग करने लगे हर एक एक्टिविटी का, बैंकिंग एक्टिविटी का, जिससे कहीं कुछ फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि आपका वो जो क्या स्कैम 1992 हुआ था, इसके बाद 1991, 1991 के बाद ही आपका स्कैम 1992 जो हर्षद मेहता वाला जो था। ठीक है, तो ये आपका लास्ट फेज था जहाँ पे हम सारा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ रहे थे, कैसे क्या होगा कैसे क्या नहीं। तो एम नारासिम्हम राव इन्होंने भी लाइक कुछ एक आध पॉइंट्स दिए जिसकी हेल्प से बैंकिंग इंडस्ट्री सुधर सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हुआ ना आपका। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन बैंकिंग भी स्टार्ट हो गई थी। ऑनलाइन बैंकिंग में अगर हम लोग देखें, एक बार ना मैं सिलेबस ओपन कर लूँ क्या, सिलेबस ऑफ कॉमर्स नेट जेआरएफ। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे ना कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बैंकिंग का है ना, यूनिट 4, ये रहा है बैंकिंग का। ठीक है, देखो तो जरा अभी क्या क्या अभी तक हमने कर लिया है। ये हो गया, ये वाला बता दिया, नहीं है उतना भी ठीक से, अभी बच्चा है इसमें कुछ कुछ बताना। क्या क्या हो गया है, ये वाला हो गया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये वाला पॉइंट हो चुका है। बेसल नॉर्म्स तो नहीं हुआ है। फाइनेंशियल रेगुलेशन टाइप्स, आरआरबी, बैंकिंग सेक्टर, नहीं, ये बहुत कुछ बचा हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, तो 1991 की बात कर रहे थे जब लिबरलाइजेशन आया था। तो अभी क्या पॉइंट, एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो एक बार पीडीएफ से आगे क्या पढ़ाना है मुझे आपको। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो टोटल नेशनलाइज्ड बैंक कितना है, 12, प्राइवेट बैंक 21, आरआरबी 43। ये सब आप गूगल से करके देख के लिख लेना, नंबर्स याद कर लेना। ठीक है,
नेशनलाइजेशन का मतलब समझते हो ना, पब्लिक सेक्टर जो भी है उसको ट्रांसफर किया जा, पब्लिक सेक्टर जो है मींस इसमें ट्रांसफर हो रहा है पब्लिक एसेट्स को ऑपरेट करने के लिए अंडर द स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज बीइंग ट्रांसफर, प्राइवेट सेक्टर वर बीइंग ट्रांसफर टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वर बीइंग ट्रांसफर टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है। मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, ये वाला सेशन यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट मैं आपको पीडीएफ से पढ़ा दूंगी क्योंकि ऐसे फिर समझ नहीं आ रहा है किधर से क्या क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं पीडीएफ के साथ वो आपको नेक्स्ट यहाँ से ये सब समझा दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।